हो सकता है। एडवर्ब अच्छा किसी को भी क्वालिफाई कर देता है, किसी की भी विशेषता बता देता है, जिस शब्द के आगे लग जाएगा उसकी विशेषता बताने लगेगा। मेनली अगर हम बात करें तो एडवर्ब जो है वो वर्ब, एडजेक्टिव और खुद एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो चलो देखते हैं हम सबसे पहले ये एडजेक्टिव से पहले या किसी अन्य एडवर्ब से पहले एडवर्ब हो सकता है। मैंने क्या बताया कि एडवर्ब किसकी विशेषता बता सकता है, एक तो वर्ब की विशेषता बताता है और दूसरा एडजेक्टिव की और एक अनदर एडवर्ब की विशेषता बता देता है। जैसे आप यहां पर देख सकते हो, हमने कहा ही इज अ वेरी गुड बॉय, ठीक है, बॉय होगा यहां पे, ही इज अ वेरी गुड बॉय। अब यहां पर देखिएगा ही तो हमारा प्रोनाउन हो गया, इज हमारा जो है वो लिंकिंग वर्ब का यहां पे काम कर रहा है, ए हमारा आर्टिकल है और बॉय हमारा नाउन है। नाउन की विशेषता बताने वाला ये जो शब्द है वो हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अच्छा, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, वो एडवर्ब। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वेरी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इस सेंटेंस में, तो आप कहोगे ये क्या है, हमारा एडवर्ब है। क्या है, हमारा एडवर्ब है। तो एडवर्ब कहां रखा हो सकता है, एडजेक्टिव के ठीक पहले रखा हो सकता है, या कोई एडवर्ब है तो एडवर्ब से भी ठीक पहले होगा। जैसे दूसरे वाले वाक्य में देखो, ये तो हमारा प्रोनाउन हो गया, ये हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, सिंगुलर फॉर्म लिसन्स, और केयरफुली क्या है, ये खुद में एडवर्ब है। जब ये एडवर्ब है, जब ये एडवर्ब है तो इससे पहले जो बेरी लगा है, यानी कि केयरफुल तो है लेकिन कितना केयरफुल है, बोले बहुत केयरफुल है, बेरी। तो बेरी जो है वो एडवर्ब की विशेषता यहां पर बता रहा है, एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहां पर ये भी हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा। बात समझ में आई। पहला रूल हमको ये बताया गया कि जो एडवर्ब होगा वो एडजेक्टिव से पहले भी लग सकता है और एडवर्ब के आगे लगकर भी उसकी विशेषता बता देगा। दूसरी चीज, आप एडवर्ब में क्या बात करोगे। अब हमने अगर एडवर्ब की बात कही तो हमने ये कहा आपसे, मान लीजिए कोई इंट्रांजिटिव वर्ब है, मान लीजिए कोई इंट्रांजिटिव वर्ब है आपकी, ठीक है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद आपको एडवर्ब रखा मिलेगा। कहां मिलेगा भैया, इंट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद आपको एडवर्ब रखा हुआ मिलेगा। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब हम उसको कहते हैं जिस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना रखा हो। मैंने क्या बताया, जिस वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट ना रखा हो, यानी कि ऑब्जेक्ट ना आया हो, विदाउट ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। अगर किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो फिर एडवर्ब कहां होगा, उस मेन वर्ब के तुरंत बाद क्या रखा होगा सर, एडवर्ब रखा होगा। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आ गई। जैसे ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी मेन वर्ब हो गई। अब इसका ऑब्जेक्ट यहां पे होना चाहिए लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये कैसी वर्ब हो गई, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई और इंट्रांजिटिव के तुरंत बाद एडवर्ब आपको मिलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ट्रांजिटिव वर्ब है। तीसरा रूल क्या कहता है, एक तो हमको समझ में आ गया एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले एडवर्ब आकर के उनकी विशेषता बताता है। दूसरा, इंट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद एडवर्ब रखा हो सकता है। और तीसरा, अगर मान लीजिए कोई ट्रांजिटिव वर्ब है, अब ट्रांजिटिव वर्ब विद ऑब्जेक्ट होगी, यानी कि ऐसी वर्ब जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट रखा हो। हमने क्या बताया, एक ऐसी वर्ब जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट भैया रखा हो, तो एडवर्ब उस ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा। तो एडवर्ब कहां लगेगा, उस ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा। बातें समझ में आ गई। इंट्रांजिटिव में इंट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद, और अगर कोई ट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट भी लगा है तो ऑब्जेक्ट के बाद रखोगे। ठीक है, जैसे सी स्पीक्स, वो बोलती है क्या, बोले इंग्लिश। ठीक है, कैसे बोलती है, बोले केयरफुली। तो यहां पे जो केयरफुली वर्ड है वो हमारा क्या है, एडवर्ब है भैया। क्या है, एडवर्ब है। इतनी बातें हमको समझ में आ गई। क्या क्या समझाया हमने, एडजेक्टिव के आगे एडवर्ब रखा जा सकता है, एडवर्ब के आगे एडवर्ब रखा जा सकता है। दूसरा, अगर कोई इंट्रांजिटिव वर्ब दे रखी है तो इंट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद एडवर्ब होगा। और मान लो कोई ट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट भी दे रखा है तो आप ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब को रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देखो यहां पर आप और इसे समझिएगा। ठीक है, क्या बताया हमने, क्या बताया, कोई मान लीजिए ऑक्सिलरी वर्ब है यानी कि हेल्पिंग वर्ब दे रखी है और फिर मेन वर्ब भी दे रखी है। अगला रूल है रूल नंबर 4, ध्यान से समझिएगा। कोई आपको ऑक्सिलरी वर्ब भी दे रखी है यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी दे रखी है, इस तरीके से ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है यानी कि हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी मेन वर्ब है। तो जब ये मेन वर्ब है तो इसके बीच में एडवर्ब आना चाहिए। कहां पे आना चाहिए, जब ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों दे रखी हो तो एडवर्ब की पोजीशन क्या होगी, इनके बीच में आएगी, इस तरीके से। ठीक है,
जैसे सी बिल सर्टेनली गो, यहां पे बिल हेल्पिंग वर्ब, गो मेन वर्ब, तो सर्टेनली क्या हो गया हमारा एडवर्ब हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर मान लीजिए दो दो हेल्पिंग वर्ब दे रखी हैं, यानी कि एक ऑक्सिलरी वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब हमको दे रखी है और दूसरा हेल्पिंग वर्ब ये दे रखी है, दोनों ही हेल्पिंग वर्ब दे रखी हैं। तो दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में, ये वाला क्वेश्चन हमारा केबीएस में पूछा गया था अभी, और केबीएस में जब ये पूछा गया था तो उसमें बताया गया, पूछा था इसकी पोजीशन ये कहां पर आएगा। तो सी जैसे बिल और बिल बी, तो अगर ए भी हेल्पिंग वर्ब है और ए भी हेल्पिंग वर्ब है, फिलहाल यहां पर बी जो है वो मेन वर्ब का काम कर रही है, लेकिन यहां पर जब ये दोनों ही ऑक्सिलरी वर्ब हैं तो इनके बीच में हमेशा एडवर्ब का काम करेगा। ठीक है, ये एडवर्ब होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या है हमारा, पांचवें के बाद 6 नंबर पे देखो, और कहां कहां पे बोले, अगर 6 नंबर पे अगर हम बात करें तो मान लीजिए जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, जिनको हम हाउ से अगर क्वेश्चन करें तो हमको एडवर्ब ऑफ मैनर पता लग जाएगा। तो एडवर्ब ऑफ मैनर कहां पर रखे जाते हैं, तो ध्यान बनाए रखिए, एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा वर्ब के बाद रखा जाएगा। वर्ब के बाद क्या रखा होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर रखा होगा। जैसे इट इज रेनिंग हैवली, तो इट इज रेनिंग जो है वो हमारी वर्ब है, क्या है भैया, वर्ब है, और हैवली क्या है, एडवर्ब है। और ये कैसा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा वर्ब के बाद जाएगा। अगला मान लीजिए, अब एडवर्ब ऑफ मैनर में बी पॉइंट आपको ध्यान बनाए रखना, मान लीजिए वर्ब और ऑब्जेक्ट दे रखा है। हमने क्या बताया, जब ट्रांजिटिव वर्ब हो तो एडवर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद रहता है। जैसे सी स्पीक्स इंग्लिश केयरफुली, तो इंग्लिश ये तो हमारी मेन वर्ब हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और तो ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, केयरफुली का, तो ये हमारा एडवर्ब होगा। ठीक है, दूसरा 7 नंबर पे एडवर्ब ऑफ टाइम हमारा कहां कहां पे रखा होगा। एडवर्ब ऑफ टाइम को हमें अगर पता करना है तो हम व्हेन से क्वेश्चन करेंगे, यानी कि कब से, और अगर हम व्हेन से क्वेश्चन करेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम पता चल जाएगा। अब ये एडवर्ब ऑफ टाइम का भी समझ लीजिएगा कहां कहां रखा होगा। अगर खाली मेन वर्ब दे रखी है तो मेन वर्ब के तुरंत बाद, वही इंट्रांजिटिव वर्ब वाली कहानी है। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है यानी कि जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो मेन वर्ब के तुरंत बाद एडवर्ब होगा, और ऑब्जेक्ट अगर दे रखा है तो ऑब्जेक्ट के बाद होगा। जैसे सी विल रिटर्न सून, सी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बिल हेल्पिंग वर्ब हो गई, रिटर्न मेन वर्ब हो गई। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये रिटर्न मेन वर्ब हो गए। मेन वर्ब के बाद ये जो सून है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, और ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये कहां जाएगा, मेन वर्ब के बाद। यही बात हम कह रहे हैं कि मेन वर्ब के बाद क्या रखा होगा, हमारा एडवर्ब रखा होगा। बी पॉइंट और ध्यान रखना, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो मैं बता रहा हूं। मान लीजिए अब कोई ऐसा है, ये वर्ब भी दे रखी है और उसका ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है ये। जब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, विद ऑब्जेक्ट, ऐसे सेंटेंस या ऐसी वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है उन्हें ट्रांजिटिव कहते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब में एडवर्ब कहां जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद जाता है। लगभग 2-3 रूल शुरुआत के अगर आप याद कर लोगे, ध्यान बना लोगे, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे सी मेट रवि, अब यहां पे ये तो सब्जेक्ट है, ये हमारी मेन वर्ब है, रवि क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद जो स्टडी लिखा हुआ है ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट, अब पोजीशन ऑफ एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहां कहां रखा होगा। अगर हम एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करते हैं तो इसको पता कैसे करोगे सेंटेंस में, ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो वेयर से क्वेश्चन करो, कहां। मैंने तुमसे कहा कहां जा रहे हो, तो तुम कोई ना कोई तो जगह बताओगे, तो जो जगह बताओगे वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। ठीक है, ये चीज कहां रखी है, अलमारी में रखी है, बिस्तर के नीचे रखी है, टेबल पे रखी है, तो जिस जगह पर भी रखी है वो जगह का जो नाम आप लोगे तो वो भी हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस को पता करने के लिए हम किससे क्वेश्चन करेंगे, वेयर से क्वेश्चन करेंगे। और इस कहां कहां पे रखा हुआ हो सकता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, खाली वर्ब दे रखी है तो वर्ब के तुरंत बाद एडवर्ब दिखेगा। मेन वर्ब दे रखी है मान लीजिए तो मेन वर्ब के तुरंत बाद वही चीज है, यानी कि कोई भी इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो उसके तुरंत बाद, और ऑब्जेक्ट अगर दे रखा है तो ऑब्जेक्ट के बाद। भाई सेम चीजें आ रही है नहीं आ रही, तो शुरुआत के 2 ही रूल 3 याद कर लेना है भाई। अगर ऑब्जेक्ट मेन खाली मेन वर्ब दे रखी तो मेन वर्ब के बाद एडवर्ब रखा होगा, लेकिन अगर मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी आया है तो ऑब्जेक्ट के बाद आप एडवर्ब रखिएगा। अगर 2 हेल्पिंग वर्ब है तो दोनों के बीच में, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है तो उसके बीच में एडवर्ब आएगा। तो ये सब चीजें आप 2-3 बार इसको देख लोगे वीडियो को तो अपने आप चीजें क्या हो जाएंगी भाई, क्लियर हो जाएंगी। यहां पर देख सकते हो ये हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या रखा होगा सर, एडवर्ब रखा होगा। जैसे एग्जांपल से समझो आप,
यहाँ पे ए हमारा सब्जेक्ट हो गया, ए मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, और ये रवि हमारा क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के बाद ये जो शब्द रखा है वो एडवर्ब है, लेकिन कौन सा एडवर्ब ऑफ प्लेस, देयर, वहां। इससे हमें स्थान का पता चलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा कहां रखा होगा, हाउ ऑफन यानी कि कितनी बार, ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। जिसमें अगर हम बात करें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कौन कौन से शब्द हमारे हो सकते हैं जरा देखिएगा यहां पर, ठीक है। जैसे सेल्डम, सेल्डम क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कभी कभी या कभी कभार। ऑलवेज हमेशा, ऑफन प्राय, नेवर कभी नहीं, फ्रीक्वेंटली अक्सर या बार बार, ठीक है। स्कैर्सली और हार्डली, रेयरली मुश्किल से, एवर हमेशा, अकेजनली या समटाइम्स कभी कभी, यूजली या जनरली सामान्यतः। तो ये जितने भी हमने यहां पर शब्द लिखे वो सभी क्या है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आएंगे। जब ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो इनकी पोजीशन सेंटेंस में कहां पर होगी वो चीज आपको समझना है कि जब भी वाक्य में कहीं पर भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखा हो तो वो हम कहां पर लगाएंगे। इसके दोनों रूल आप अच्छे से समझ लीजिएगा। यहां से देखो पहली चीज क्या है, सब्जेक्ट रखा होगा और ये वर्ब होगी यहां पर, तो जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यानी कि वर्ब से ठीक पहले लगेगा, ठीक है। जैसे ये सब्जेक्ट है, ये क्या है मेन वर्ब है। अब तक हम कहते थे कि मेन वर्ब के बाद खाली मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी एडवर्ब होगा, और अगर मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट भी दे रखा है तो ऑब्जेक्ट के बाद आप एडवर्ब को लगाइएगा। बट आप ध्यान बनाए रखिएगा फ्रीक्वेंसी के केस में ये अलग हो जाता है। जब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है तो हमेशा मेन वर्ब से पहले जाता है। सी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो जो यहाँ पे ऑलवेज है वो है तो हमारा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो उसकी पोजीशन क्या होगी मेन वर्ब से ठीक पहले। अब बी पॉइंट हमारा कहता है इसमें एक पोजीशन और बन सकती है, वो कौन सी पोजीशन हो सकती है। अब मान लीजिए सेंटेंस में आपको ऑक्सिलरी वर्ब भी दे रखी है और मेन वर्ब भी दे रखी है। ऑक्सिलरी वर्ब से मतलब हेल्पिंग वर्ब भी दे रखी है और मेन वर्ब भी दे रखी है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप रखोगे, कहां रखोगे फ्रीक्वेंसी को बीच में। जैसे सी हैज नेवर सीन अ लाइन, तो ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये क्या होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, और सीन क्या होगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, यानी कि ये हमारी मेन वर्ब हो गई। तो हमने क्या बताया, अब जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा। भैया कहां आएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। तो पोजीशन आपको जरूर पता रहनी चाहिए कि एडवर्ब की आखिर पोजीशन कहां कहां हो सकती है। अब मान लीजिए एडवर्ब ऑफ मैनर में ही तीसरा पॉइंट और ध्यान रखना है। दो पॉइंट बता दिए हमने कि जब खाली मेन वर्ब दे रखी हो तो मेन वर्ब से पहले, और मान लीजिए अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों दे रखी है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में फ्रीक्वेंसी रखोगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। और अगर मान लो सब्जेक्ट और इजारम बाज वर्ब यानी कि बी फॉर्म दे रखा है, क्या दे रखा है आपको सेंटेंस में बी फॉर्म दे रखा है, इजारम बाज वर्ब मेन वर्ब के रूप में दे रखा है, ठीक है, तो भैया एडवर्ब इनके बाद लगेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एडवर्ब कहां जाएगा, इनके बाद जाएगा। जैसे सी इज ऑफन लेट, अब देखो सी तो हमारा सब्जेक्ट यानी कि प्रोनाउन, फिर इज क्या है हमारी मेन वर्ब है क्योंकि इसके साथ दूसरी कोई वर्ब नहीं आई है, तो ये बी फॉर्म के रूप में है, लिंकिंग वर्ब के रूप में है, तो और ये हमारा एडवर्ब, तो ये जो एडवर्ब है ये कहां जाएगा बीच में, यानी कि इजारम बाज वर्ब के तुरंत बाद हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को रखेंगे, ठीक है। अब मान लो डी पॉइंट हमारा क्या कहता है, देखो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के 4 पॉइंट हमने बताए थे। पहला पॉइंट हमने क्या बताया था कि खाली मेन वर्ब दे रखी है मेन वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दे रखी है तो उसके बीच में, और तीसरा पॉइंट बताया इजारम बाज वर्ब दे रखा है तो इजारम बाज वर्ब के बाद में, ठीक है, मेन वर्ब के रूप में बी फॉर्म के रूप में है तो उसके बाद में। और चौथा पॉइंट हमने बताया अगर मान लो कंपल्सन वाला कहीं पर कुछ दे रखा है, ठीक है, एम्फेसिस वाला कहीं पर कोई वर्ब दे रखी है, जैसे हैव टू, हैज टू, यूज टू, अगर इस तरीके की कहीं पर वर्ब दे रखी है तो एडवर्ब कहां होगा, इसके पहले होगा। जैसे सी ऑलवेज यूज टू टेक टी, यहां पे यूज टू एक आदत को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, आदत को, कि वह हमेशा चाय लेने की आदी है, यानी कि वह हमेशा चाय पीती थी, ठीक है। तो यहां पर जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन होगी वो यूज टू, हैज टू, हैव टू से ठीक पहले होगी। यहां पर देखो हैज टू लगा है तो अफिन है, अफिन क्या होगा हमारा एडवर्ब होगा। यहां पे ऑलवेज का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा,
हमारा एडवर्ब होगा। ठीक है, अब ई पॉइंट क्या कहता है, अब मान लो यहां पे हेल्पिंग वर्ब दे रखा है और इधर बीन या बी दे रखा है, ठीक है, तो भी इसके बीच में हमारा एडवर्ब आएगा। जैसे सी कैन ऑलवेज बी कॉट, तो देखो ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया और हमने क्या बताया कि इधर बी या बीन दे रखा हो तो इसके बीच में जो शब्द रखा होगा वो क्या होगा, हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की टोटल 5 तरीके बताए थे कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 तरीकों से रखी जा सकती है, यानी कि 5 पोजीशन इसकी बन सकती हैं। अब एक चीज और ध्यान बनाए रखना, हमने क्या बताया, अगर एक से अधिक एडवर्ब एक ही सेंटेंस में आ जाएं, कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में एक से अधिक एडवर्ब दे रखे हैं, और जब एक से अधिक एडवर्ब दे रखे हैं तो उनके रखने का क्रम क्या होगा, हम किस क्रम में रखेंगे, तो इसके लिए आप ध्यान बनाए रखना MPFT। ठीक है, एक और लिख देते हैं एमपीटी। एमपीटी यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर पहले रखोगे, फिर प्लेस रखोगे और इसके बाद क्या रखोगे भैया, टाइम रखोगे। लेकिन अगर ये 4 आ जाएं एक साथ तो एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और ये फ्रीक्वेंसी है एफटी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और इसके बाद क्या रखोगे, टाइम रखोगे। तो चलो सबसे पहले क्या रखोगे भैया, नंबर 1 पे एडवर्ब ऑफ मैनर रखोगे, दूसरे नंबर पे क्या रखोगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस रखोगे, और तीसरे नंबर पे क्या रखोगे, एडवर्ब ऑफ टाइम रखोगे। जब एक ही सेंटेंस में एक से अधिक एडवर्ब दिए हो तब उनके रखने की पोजीशन है, उनके रखने का क्रम है ये एमपीटी, मैनर प्लेस टाइम। और अगर फ्रीक्वेंसी भी दे रखी तो मैनर प्लेस फ्रीक्वेंसी टाइम होगा। जैसे सी क्राइड लाउडली एट होम लास्ट नाइट। अब देखिएगा सी क्या है, हमारा प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट है, क्राइड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अब यहां से देखो एक ही वाक्य में ये तीनों एडवर्ब हैं, ये तीनों हमारे एडवर्ब हैं, लाउडली भी एडवर्ब है, एट होम ए भी हमारा एडवर्ब है और लास्ट नाइट ए भी हमारा एडवर्ब है। लाउडली, लाउडली क्या है, हमने क्या बताया कि ये क्या है, मैनर, और मैनर का अगर आपको वाक्य में पता करना है तो कैसे, हाउ से क्वेश्चन करोगे और हाउ से क्वेश्चन करने पर जो भी आपको आंसर मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। तो ये तो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ठीक है, एट होम यानी कि घर पर, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्या है, प्लेस, और वेयर से क्वेश्चन करोगे सेंटेंस में तो जो आंसर आपको मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस का मिलेगा। तो इसके बाद हम क्या रखेंगे, प्लेस रखेंगे। और लास्ट नाइट यानी कि व्हेन से क्वेश्चन करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम मिल जाएगा। तो ये जो लास्ट नाइट है, ये जो लास्ट नाइट है वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो एक ही सेंटेंस में हमारे देखो तीनों दे रखे हैं, मैनर भी दे रखा है, प्लेस भी दे रखा है और टाइम भी दे रखा है। तो उन्होंने ये कहा है कि भाई जब एक ही वाक्य में एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम तीनों दे रखे हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इसको जो रखने का क्रम होगा वो पहले मैनर यानी कि एमपीटी के क्रम में रखेंगे, पहले मैनर फिर प्लेस और इसके बाद टाइम रखेंगे। बीती रात वह घर पर जोर जोर से चिल्लाई। नोट पॉइंट इसमें ध्यान बनाए रखना, नोट पॉइंट जरूर ध्यान बनाए रखना एक्सेप्शन के तौर पर कि अगर वर्ब गो, अराइव, एंटर, कम अगर दे रखी हो तो ये क्रम चेंज हो जाता है ऊपर वाला भाई। किस कौन कौन सी वर्ब के साथ, इन 4 वर्ब के साथ, गो, अराइव, एंटर और कम के साथ में। तो पहले प्लेस आएगा बाद में मैनर आएगा, पहले प्लेस आएगा बाद में मैनर आएगा। ठीक है, पहले प्लेस आएगा और बाद में मैनर आएगा। ठीक, ये चीज ध्यान बनाए रखना किसके साथ, वर्ब गो, अराइव, एंटर और कम के साथ। जैसे सी बेंट देयर साइलेंटली, तो जो बेंट है गो की सेकेंड फॉर्म है, तो हमने क्या बताया, पहले प्लेस और बाद में मैनर। पहले प्लेस ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है और ये मैनर यानी कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो पहले प्लेस बाद में मैनर। अब अगला क्या है, अब मान लो एक से, वही चीज है हम पहले भी बता चुके हैं, एक से अधिक एडवर्ब हो तो प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम, एमपीटी, एमपीएफटी, तो वही चीज है, इतना देख लो। अब अगर प्लेस भी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी और टाइम, तो इस तरीके से लगाओगे। जैसे सी गोज देयर, देयर क्या है, प्लेस है हमारा, 3 टाइम्स क्या है, फ्रीक्वेंसी है हमारी, क्या है हमारी, फ्रीक्वेंसी है। इन अ मंथ, मंथ ये क्या है हमारा, टाइम है। तो अब देखो हमने क्या बताया, जब इस तरीके से दे रखा हो, इनकी फ्रीक्वेंसी भी बाद में दे रखी हो तो एमपीएफटी करके याद बनाए रखना, मैनर पहले रखोगे, फिर प्लेस रखोगे, इसके बाद फ्रीक्वेंसी रखोगे और लास्ट में आपको टाइम रखना होगा, है ना। वह महीने में 3 बार वहां जाती थी, सी गो देयर 3 टाइम्स, 3 बार जाती थी, इन अ मंथ, महीने में। ठीक है, ये ट्रिक आप ध्यान बनाए रखना पोजीशन की, एडवर्ब ऑफ मैनर के पोजीशन की ये ट्रिक होती है कि क्या होगी
पोजीशन ऑफ एडवर्ब की, तो ट्रिकली आपको ध्यान बनाए रखना है MPFT, पहले मैनर, फिर प्लेस, इसके बाद फ्रीक्वेंसी और लास्ट में हमारा क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। MPFT करके याद बनाए रखना, ठीक है। MPFT मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम, मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम। अगला अगर हम बात करें, मान लो अगर कोई ऐसा है, यदि एक से अधिक एडवर्ब ऑफ टाइम, अब खाली सिर्फ टाइम होगा लेकिन एक से अधिक एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो उनको रखने का क्रम क्या होगा, तो छोटे से बड़े की ओर। छोटा टाइम पहले रखोगे, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, यानी कि छोटे से बड़े टाइम की ओर रखा जाएगा। जैसे हमने कहा सी केम हेयर, तो सी हमारा सब्जेक्ट, केम वर्ब की सेकेंड फॉर्म, हेयर हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। देखो 6 o'clock ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, इन द मॉर्निंग ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, ऑन मंडे ये भी हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, इन 1984 तो ये भी हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो मैंने क्या बताया, छोटे से बड़े की ओर। अब जरा कंपेयर करके आप देख सकते हो, 6 बजे ये तो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो ये क्या 1 घंटे की अवधि मान लो, हम कह रहे हैं पॉइंट ऑफ टाइम 6 o'clock, ठीक है, सबसे छोटा होगा। इन दी मॉर्निंग, मॉर्निंग तो रात के 12 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक होता है मॉर्निंग, तो ये तो बड़ा हो गया ना क्लॉक से, तो ये इससे बड़ा। और मंडे ये पूरा दिन है, ये तो हाफ हो गया, ये पूरा दिन है, जब ये पूरा दिन है तो ये इससे बड़ा हो गया। और 1984 ये पूरी साल है, तो ये दिन से भी बड़ा हो गया। तो मैंने क्या बताया, जब एक ही सेंटेंस में एक से अधिक एडवर्ब ऑफ टाइम रखे हो तो उनके जो रखने का क्रम होगा वो छोटे से बड़े की ओर जाएगा। किसके, छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे पहले क्लॉक, फिर मॉर्निंग, मंडे और सन रख दोगे लास्ट में, ठीक है। क्या रख दोगे, सन रख दोगे। अब अगर हम बात करें यहां पर कि इनफ एडवर्ब, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जैसे यहां पे इनफ एडवर्ब है, इनफ एडवर्ब उस वर्ड के बाद रखा जाएगा जिसे मॉडिफाई करता है लेकिन नाउन से पूर्व होता है, ठीक है। मैंने क्या, लेकिन नाउन से पहले होता है, यानी कि एडवर्ब ऑफ इनफ को, शब्द देख लो भैया, क्या बताया हमने, इनफ। इनफ एक ऐसा शब्द है, ऐसे समझो सरल भाषा में, इनफ एक ऐसा शब्द है जिस शब्द के आगे ये लगेगा उसी की ये विशेषता बताने लगेगा। यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम यहां तक कि नाउन प्रोनाउन के आगे भी लग जाएगा, जबकि नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। बट इनफ वर्ड एक ऐसा शब्द है जो नाउन प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर देता है, उसकी भी विशेषता बता देता है। यानी कि सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस में जिस शब्द के आगे लगेगा उस शब्द की ये विशेषता बताएगा, ठीक है। जैसे इसका मतलब होता है काफी या पर्याप्त, ठीक है। जैसे सी इज स्टूपिड इनफ, अब वह काफी बेवकूफ है, तो देखो यहां पर आ गया। अब यहां पर देखिएगा, वह बीच में बोलने के लिए काफी उतावला था, यानी कि ही वाज रश इनफ, तो देखो यहां पर आ गया। तो ये इनफ जहां पर इसको रख दोगे उसी की ये विशेषता बताने लगेगा। वैसे ही हमारा कौन सा है, ओनली वर्ड है, सेम इनफ की तरह ओनली और आल्सो और इवन, ये भी बेटा ऐसे ही काम करता है। और जस्ट, ठीक है। कौन कौन सा, नंबर 1 ओनली, नंबर 2 आल्सो, नंबर 3 इवन और नंबर 4 हमारा जस्ट, जिसका मतलब होता है अभी अभी, ठीक अभी, सिर्फ, सही या तुरंत, ठीक है। ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। कौन कौन से, ओनली, आल्सो, इवन, जस्ट, ये हमारे क्या है, एडवर्ब है। उस वर्ड के पहले जिसे मॉडिफाई करता है, ठीक है, उस शब्द से पहले जिसे वह मॉडिफाई करेगा। अगर मान लो नाउन प्रोनाउन के पहले लग गया तो ये नाउन प्रोनाउन के मॉडिफाई करने लगेगा, इसकी विशेषता बताने लगेगा, तो यहां पे ओनली क्या होगा, एडवर्ब होगा, ठीक है। केवल अगर मान लीजिए आपने वर्ब के पहले रख दिया तो ये वर्ब की विशेषता बताने लगेगा ओनली। तो मेरे कहने का मतलब ये 4-5 शब्द ऐसे हैं जिस शब्द के आगे लगेंगे उनकी विशेषता बताएंगे, ठीक है। और ये क्या है, हमारे एडवर्ब हैं, तो इनको ध्यान बनाए रखना, नहीं तो ये तुम्हारा क्वेश्चन गलत कराने के लिए काफी है। जैसे यहां पर हमने कहा सॉल्व दिस क्वेश्चन, अब इस नाउन के आगे दिस क्वेश्चन क्या है, इसमें हमारा ये नाउन है, अब इस नाउन के आगे ओनली लगा है तो दिस क्वेश्चन की विशेषता बताने लगा है। यानी कि वह केवल इस प्रश्न को हल कर सकता है, वाक्य में मान लीजिए पूरी एक्सरसाइज है तो सिर्फ इसी प्रश्न को हल कर पाएगा और किसी भी प्रश्न को हल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन की मॉडिफाई कर रहा है, तो यहां पर ओनली क्या है, एडवर्ब है। और जबकि तुमने देखा होगा नाउन प्रोनाउन के आगे जो शब्द लगे होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे वो एडजेक्टिव करेंगे, लेकिन यहां पर ये शब्द भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये
चार पांच शब्द अपने जेहन में बिठा लेना है। कौन कौन से? इनफ, ओनली, जस्ट, इवन, ठीक है, ये शब्द आपको, आल्सो, ये शब्द आपको ध्यान में रखना है। जिस शब्द के आगे लगेंगे उनकी विशेषता बताएंगे। और इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा भैया? हमारा इनका पार्ट ऑफ स्पीच होगा हमारा एडवर्ब, ठीक है। और 15 नंबर का रूल देखिएगा। 15 नंबर हमारा क्या कहता है? वो हमसे कहता है डबल नेगेटिव का यूज नहीं करते सेंटेंस में। किसका यूज नहीं करते भाई? डबल नेगेटिव का। डबल नेगेटिव का कैसे? जैसे आपको हम बताएं, देखो यहां पर भी हमारा नो वेयर यानी कि नेगेटिव लगा है और ये नॉट भी लगा है। ये भी हमारा नॉट क्या है? एडवर्ब ही तो है। अगर तुमसे कभी पूछे, जैसे नॉट को हम पढ़ते जरूर हैं, लेकिन अगर कोई हमसे पूछने लगे कि नॉट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो हम एक बार को चक्कर में पड़ जाते हैं, यार पता नहीं नॉट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। तो नॉट हमारा एडवर्ब है सेंटेंस में। क्या है? ही हमारा सब्जेक्ट, बिल हमारी हेल्पिंग वर्ब, फाइंड हमारी मेन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जो शब्द लगा होगा वो हमारा क्या होगा? एडवर्ब होगा। तो नॉट हमारा एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। तो ए भी नॉट लगा है और नो वेयर भी लगा है, तो ये तो डबल नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ हम नो को एनी में इधर एक को पॉजिटिव सेंटेंस बना देंगे, ठीक है। तो जो एनी वेयर है कर देंगे। इस तरीके से भी हमारे एरर पूछ लिए जाते हैं। जब एडवर्ब सेंटेंस के प्रारंभ में आता है तब क्या होता है? तब ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, पूरे सेंटेंस की विशेषता बताता है। जैसे ऑलवेज हेल्प द पुअर, यहां पे जो हेल्प है ये इंपरेटिव सेंटेंस है हमारा, लेकिन पूरे सेंटेंस से पहले लगाया तो ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। और यहां पे ऑलवेज का पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा होगा? एडवर्ब होगा। फाइनली देखो ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। जब भी वाक्य के शुरुआत में ये शब्द लगे हों तो समझ लो ये है तो एडवर्ब, ये है तो एडवर्ब, और ये पूरे सेंटेंस को यहां पर विशेषता बताने का काम कर रहे हैं, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ बस इतना ही है। तो ये था हमारा एक लेक्चर छोटा सा एडवर्ब ऑफ पोजीशन पे। अगर आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लोगे तो मुझे नहीं लगता एडवर्ब ऑफ पोजीशन में आपसे कोई गलती होगी, ठीक है। आसानी से आप एडवर्ब के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों। ये क्या करता है कि किसी भी वर्ब की विशेषता बताने का काम कौन करता है? एडवर्ब करता है। किसी भी वर्ब की विशेषता बताने का काम कौन करता है? एडवर्ब करता है। अच्छा, वर्ब के अलावा ये किस किस की विशेषता बता सकता है? किसी एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है और अनदर एडवर्ब की भी विशेषता बता सकता है, यानी कि खुद एडवर्ब होते हुए एडवर्ब की भी विशेषता बता लेता है। अभी बात यहां पर खत्म नहीं हुई, ध्यान से सुनना कि वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब के अलावा भी ये अन्य पार्ट ऑफ स्पीच की भी विशेषता बता देता है। किसकी किसकी? देखो, जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के अलावा ये किसकी विशेषता बताएगा? प्रेपोजिशन की विशेषता बताएगा, कंजक्शन की विशेषता बता सकता है, यहां तक कि नाउन और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर सकता है। जबकि तुमने देखा होगा, पढ़ा होगा कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। लेकिन एडवर्ब में कुछ ऐसे शब्द हैं जो नाउन और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी कि उनकी भी विशेषता बता देते हैं। सेंटेंस, यहां तक कि नाउन प्रोनाउन के अलावा पूरे सेंटेंस की ये विशेषता बताने का काम करता है कौन? एडवर्ब, ठीक है। इसका मतलब ऐसे ध्यान रखना, मेनली नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी सबकी विशेषता बता देता है। यहां तक कि इंटरजेक्शन को छोड़कर नाउन और प्रोनाउन को भी कुछ शब्द क्वालिफाई कर लेते हैं। जरा हम सेंटेंस के थ्रू आपको बहुत बढ़िया करके समझाते हैं कि ये जो एडवर्ब होते हैं वो किस किस को, जिस शब्द के आगे लगा दो इनको, ये उसी की विशेषता बताने लगते हैं। बस इतना ध्यान रख लो, जिस शब्द के आगे इनको लगा दो ये उसी की विशेषता बताने लगते हैं। जैसे पहले वाक्य में देखो, पहला वाक्य हमारा है ही वॉक स्लोली, वो टहलता है। हमने कहा वॉक चलना, वो चलता है, कैसे चलता है? बोले स्लोली। हमने कहा चलो, तो चलना क्या हो गई? हमारी वर्ब हो गई। हमने कहा धीरे धीरे चलो, तो इसमें एक शब्द चलने के आगे हमने एक शब्द जोड़ा धीरे धीरे, तो देखो धीरे धीरे क्या चलने को क्वालिफाई करने लगा। हमने कहा तेज चलो, तो तेज शब्द किसको? फिर से चलने को क्वालिफाई करने लगा। हमने कहा बोलो, बोलना वर्ब हो गई, लेकिन हमने कहा तेज तेज बोलो, जोर से बोलो, लाउडली स्पीक, स्पीक लाउडली, तो बेटा ये क्या हो गया? जिसमें हमने स्पीक बोलना हो गया और लाउडली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। सेम उसी तरीके से यहां पर ही वॉक स्लोली, वो चलता है, कैसे चलता है? बोले धीरे धीरे चलता है। यहां पर जो स्लोली है वो क्या है? एडवर्ब है। क्या है भैया? एडवर्ब है। और ये विशेषता किसकी बता रहा है? इस वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो यहां पर हमने क्या बताया? वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को भी हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। यहां पर भी यू रन फास्ट,
यानी कि तुम दौड़ो लेकिन धीरे धीरे दौड़ो या तेज दौड़ो। तो ये जो फास्ट शब्द है ये रन की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? रन की विशेषता बता रहा है। रन हमारा वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? एडवर्ब। तो ये फास्ट वर्ड हमारा क्या हो जाएगा? यहां पर एडवर्ब हो जाएगा। अच्छा, पेपर में ये शब्द बड़ा एग्जामिनर का फेवरेट रहता है कि फास्ट की जगह पर आपको लिख देगा वो फास्टली, क्योंकि हम लोगों की आदत डली हुई होती है कि जिस शब्द में भी एल वाई लगा हो हम उसको एडवर्ब मान लेते हैं। मानना भी चाहिए 95% जो है शब्दों में एल वाई लगाने से एडवर्ब बन जाता है, तो इसको मानने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन ये 100% नहीं है कि सभी शब्दों के साथ एल वाई लगाने से एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। ज्यादातर वो शब्द होते हैं जो एडवर्ब मैनर वाले जो शब्द होते हैं, ठीक है, उनमें एल वाई लगाने से हमारा एडवर्ब बन जाता है। ध्यान बनाए रखना, ठीक है। कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं, एडजेक्टिव भी कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एल वाई लगा होता है, ठीक है। तो ध्यान बनाए रखना, गलती नहीं करना। आगे हम छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट भी एडवर्ब का आपको क्लियर करेंगे। तो यहां पे वाक्य की विशेषता कौन बता रहा है? स्लोली। रन की विशेषता कौन बता रहा है? फास्ट। अब देखो इसमें हमको पता लग गया कि वर्ब को भी क्वालिफाई कौन करेगा? एडवर्ब। अब देखो ही इज गुड, वो अच्छा है। कितना अच्छा है? बोले बहुत अच्छा है। तो ये जो बेरी शब्द है ये किसकी विशेषता बता रहा है? गुड की। और जबकि गुड का पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। यानी कि एडजेक्टिव के पहले जो शब्द लगा है वो हमारा एडवर्ब होगा। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए बेरी का एडवर्ब क्या है, सॉरी बेरी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो आप कहोगे सर ये एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब जो होता है ना वो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल समझो, शी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है। कितनी सुंदर है? बोले एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा सुंदर है। इसका मतलब यहां पे ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव के पहले एक शब्द लगा है एक्सट्रीमली, तो जो एक्सट्रीमली होगा वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। तो हमने क्या बताया? एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर लेता है, ठीक है। यहां पर भी देखो गुड को क्वालिफाई कर रहा है बेरी, यहां पे ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कर रहा है एक्सट्रीमली। तो बेरी और एक्सट्रीमली ये दोनों शब्द क्या हो गए? हमारे एडवर्ब हो गए। सेम इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देते हैं, आई राइट। हमने क्या बताया कि ये वर्ब एडजेक्टिव के अलावा खुद एडवर्ब होते हुए एडवर्ब की भी विशेषता बता लेता है। जरा दो एग्जांपल समझो। हमने कहा सी राइट केयरफुली, वो सावधानी पूर्वक लिखती है। कितना सावधानी पूर्वक? बोले बहुत सावधानी पूर्वक। तो ये जो केयरफुली तो पहले से ही हमारा एडवर्ब है, केयरफुली तो पहले से ही हमारा एडवर्ब है दोस्तों। जब ये एडवर्ब है और इसके आगे एक शब्द और लगा है, आपको दिखाई दे रहा होगा बेरी, तो बेरी भी हमारा क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। हमने क्या बताया कि एडवर्ब होते हुए एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर लेता है, ठीक है। तो एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को भी विशेषता बताता है, यानी कि एडवर्ब के आगे लगकर उसको भी क्वालिफाई करने लगता है। एक और एग्जांपल समझो, द हॉर्स, घोड़ा, रन्स वेरी फास्ट, रन्स दौड़ता है, फास्ट तेज दौड़ता है। तो फास्ट तो हमारा एडवर्ब है, ठीक है। अब इसके आगे जो बेरी लगा है, बहुत तेज दौड़ता है, धीरे धीरे दौड़ता है, तो जो बहुत है ये भी एडवर्ब है। तो देखो एडवर्ब के आगे लग करके एडवर्ब ने विशेषता बता दी। तो क्या मतलब हुआ? हमने क्या बताया? जो एडवर्ब शब्द है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी और एडवर्ब को भी। इनके अलावा भी ये किसको? नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन नहीं होता है, इंटरजेक्शन बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। इतनी बातें, यहां तक कि पूरे सेंटेंस को भी। अब देखो आगे मैं बताऊंगा आपको। यहां पर देखो, द काइट फ्लो ओवर माई हेड। काइट हमारा सब्जेक्ट है, फ्लो हमारा वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। ओवर हमारा प्रेपोजिशन है और माई हेड ये फिर से हमारा नाउन आ गया, ठीक है। हेड नाउन है, इसमें ये पजेसिव एडजेक्टिव है माई हमारा। अब देखो ये जब ये प्रेपोजिशन है, हमने क्या बताया? ये प्रेपोजिशन की भी विशेषता बता देता है। अब इसके आगे अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये जो अंडरलाइन इजेक्टली वर्ड है ये क्या है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन क्या है? तो आप कह देना सर ये
एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो प्रेपोजिशन को भी क्वालिफाई कर सकता है, प्रेपोजिशन की भी विशेषता बता सकता है। एक और एग्जांपल देते हैं, सी पार्क्ड हर कार, उसने अपनी कार को पार्क कर दिया एट द गेट। दी गेट तो हमारा नाउन हो गया और इसके आगे ये प्रेपोजिशन लगा है और प्रेपोजिशन के आगे एक शब्द लगा है जस्ट, तो ये जो जस्ट है ना वो एडवर्ब है हमारा, यहां पे क्या है, एडवर्ब है। तो यहां पर शब्द देखो कौन कौन से शब्द देखो, एग्जैक्टली और दूसरा जस्ट, ये किसकी विशेषता बता रहे हैं, ओवर और एट की विशेषता बता रहे हैं, यानी कि ओवर और एट क्या है, प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन की भी विशेषता बता सकता है कौन, एडवर्ब। ठीक है, तो एग्जैक्टली और जस्ट दोनों शब्द क्या होंगे हमारे इन वाक्य में, एडवर्ब का काम कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देखो, ही हेट्स हर सिंपली बिकॉज शी ड्रिंक्स विस्की। अब देखो ये जो बिकॉज है वो कंजक्शन का काम कर रहा है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइनिंग करने का काम कर रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये तो कनेक्टिंग वर्ड हो गया ना, यानी कि कंजक्शन हो गया, और कंजक्शन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होगा, ये भी एडवर्ब होगा। तो हमने क्या बताया, यहां पर सिंपली जो शब्द है वो किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, ध्यान बनाए रखना, अगर आपसे पूछा जाए ये तो हमारा प्रोनाउन, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी कि यस या ईएस सिंगुलर फॉर्म हो गई, ये भी हमारा प्रोनाउन हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस का, तो ये क्या हो गया, ये एडवर्ब है, एक कंजक्शन है। ठीक है, अब अगला फिर से एक बार यहां पर देखो, मिस्टर करण रीच्ड द स्टेशन अ लिटिल बिफोर द ट्रेन लेफ्ट फॉर। तो यहां पर देखिएगा द ट्रेन लेफ्ट फॉर, एक तो हमारा ये क्लॉज है और दूसरा मिस्टर करण रीच द स्टेशन, ठीक है, अ लिटिल, तो एक ये क्लॉज है। इस दोनों क्लॉजेस को, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है बिफोर, और बिफोर से ये भी कंजक्शन वर्ड है, और बिफोर से पहले ठीक जो लगा है आ लिटिल, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, एडवर्ब होगा। बात समझ में आ गई भैया कि ये जो एडवर्ब होता है वो कंजक्शन की भी विशेषता बताता है। तो यहां पर अगर तुमसे कोई पूछे, अगर यहां पर तुमसे कोई पूछे कि ये कंजक्शन वर्ड है, बिफोर भी कंजक्शन वर्ड है, इनके आगे जो सिंपली और इसके आगे जो आ लिटिल लगा है, तो सिंपली और आ लिटिल ये दोनों किसका काम कर रहे हैं, एडवर्ब का काम कर रहे हैं सेंटेंस में। ठीक है, हमने क्या बताया कि भैया ये प्रेपोजिशन के साथ साथ ये कंजक्शन की भी विशेषता बता देते हैं, और इनके अलावा अगर पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करने लगते हैं। एडवर्ब क्या करता है, अगर सेंटेंस के एकदम आगे लगा हुआ है तो ये पूरे सेंटेंस की विशेषता बताने का काम कर रहा होगा। जैसे फॉर्चुनेटली, नेचुरली, ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये जो एडवर्ब, ये भी एडवर्ब है हमारा और ये भी एडवर्ब है। ठीक है, फॉर्चुनेटली और नेचुरली पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ध्यान बनाए रखना, एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करके उसकी भी विशेषता बता देता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं ओनली बीना, तो देखो यहां पे बीना क्या है, हमारा नाउन है, और सी क्या है हमारा, ये प्रोनाउन है, और इसके बाद में यू क्या है हमारा, ये भी प्रोनाउन है। तो हमने क्या बताया, ये नाउन और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर लेता है, और जबकि ध्यान बनाए रखना नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। लेकिन एडवर्ब में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर लेते हैं। तो यहां पर ओनली, इवन, एटलीस्ट का अगर आपसे पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाए तो तुरंत कहना सर ये भी क्या है, हमारा एडवर्ब है, क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने तुम्हें एडवर्ब के बारे में, डेफिनेशन के बारे में बताया कि ये किस किस के आगे आकर के लग जाते हैं। ठीक है, तो एडवर्ब आपको समझ में आ गया होगा। एडवर्ब क्या है, जो मॉडिफाई करे द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब यूज्ड इन अ सेंटेंस। इनके अलावा भी ये कई सारी चीजों को क्वालिफाई करते हैं। अब टाइप्स ऑफ एडवर्ब की अगर हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्ब की अगर हम बात करें तो इसमें तीन तरीके के हमारे एडवर्ब होते हैं। कितने तरीके के, तीन तरीके के। एक होता है हमारा सिंपल एडवर्ब, दूसरा हमारा होता है रिलेटिव एडवर्ब, और तीसरा हमारा होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। मैंने क्या बताया, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, और तीसरा जो होगा हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है। सिंपल एडवर्ब के भी कई प्रकार होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन नेगेशन, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ नंबर। तो ये सभी हमारे किसके होते हैं, सिंपल एडवर्ब के काइंड्स होते हैं, प्रकार होते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, सबको समझते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है हमारा, जिसको हम समयवाचक विशेषण कहते हैं। जरा समझो,
अगर हम एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करते हैं, जिसको हमने क्या बताया था, समयवाचक विशेषण कहते हैं, यानी कि जिससे हमें टाइम के बारे में पता लगे, मतलब ये हुआ ऐसे एडवर्ब जो टाइम को एक्सप्रेस करते हो वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। ऐसे एडवर्ब जो टाइम के बारे में हमको बताते हो, ठीक है, समय के बारे में इंडिकेट करते हो, एक्सप्रेस करते हो, तो वो हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएंगे। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, टुडे हो सकता है, यहां पर अगर हम बात करें टुडे है, टुमारो है, स्टरडे है, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, ठीक है, ये सभी हमारे क्या हैं, नेक्स्ट ईयर, लेट, लेटली, नाउ, जस्ट एगो, डेली, ऑलरेडी, ईयरली, ठीक है, सून, द डे आफ्टर टुमारो, द डे बिफोर स्टरडे, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, शॉर्टली, रिसेंटली, इमीडिएटली, इंस्टेंटली, ठीक है, बिफोर, सिंस, ये सभी हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है भैया, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ध्यान बनाए रखना, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होते हैं, ऐसे एडवर्ब जो टाइम को एक्सप्रेस करते हो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। हमने आपको एक लिस्ट भी दे दी कि कौन कौन से शब्द हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम होंगे, ठीक है, ये शब्द कहीं पर भी लगे हो तो समझ जाना ये हमारे किसका काम कर रहे हैं, एडवर्ब का काम करें। इसमें जो सिंस है ना, सिंस बिफोर, कुछ शब्द ऐसे हैं जो कंजक्शन का भी काम करते हैं, यानी कि उनका डबल पार्ट ऑफ स्पीच होता है, ठीक है, दो दो तरीके से काम कर सकते हैं, वो आपको सेंटेंस की सिचुएशन के अनुसार पता चलेगा। आगे देखो, जैसे कुछ एग्जाम्पल इसके आप देख सकते हो, यहां पर कुछ एग्जाम्पल हमने दे रखे हैं। हमने कहा ही सा मी स्टरडे, इसमें स्टरडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है भैया, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। इसके बाद हमने कहा आई हैव सीन हर बिफोर, बिफोर भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। सी कम्स हेयर, यहां पर एडवर्ब ऑफ टाइम डेली है। बिकॉज बिल सून रिटर्न, सून यहां पर एडवर्ब ऑफ टाइम है। बिन अराइव्ड लेट, लेट यहां पर एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो समझ में आ गया कि एडवर्ब ऑफ टाइम कौन कौन से, इसमें सभी वाक्यों में स्टरडे, बिफोर, डेली, सून, लेट, ये सभी का प्रयोग किसके रूप में हुआ है, एडवर्ब के रूप में हुआ है। और ये किसकी विशेषता बताने का काम कर रहे हैं, ये विशेषता बताने का काम कर रहे हैं, सा, सीन, कम्स और रिटर्न, अराइव, इनकी विशेषता बताने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करेंगे कि एडवर्ब ऑफ प्लेस में कौन कौन से शब्दों को रखा जाता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी कि बे एडवर्ब जो प्लेस यानी कि स्थान को एक्सप्रेस करने के, स्थान के बारे में बताने का काम करें, वो सभी हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएंगे, जिससे हमें स्थान के बारे में पता लगे। यानी कि अगर ये शब्द कहीं लगे हैं तो आपको स्थान मेंशन करना ही होगा, प्लेस मेंशन करना ही होगा वाक्य में। जैसे हेयर यहां, देयर वहां, हिथर थिथर इधर उधर, हिथर और थिथर का मतलब इधर उधर, अप, विदिन, इन, आउट, अवे, डाउन, ठीक है, एवरीवेयर, समवेयर, नोवेयर, एनीवेयर, विदाउट, above, below, far, near, backward, inside, outside, outdoor, indoor, ये सभी हमारे किसका काम कर रहे हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। जरा एग्जांपल मैं देता हूं, उसमें पहचानिएगा कि कौन कौन से हमारे शब्द एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहे हैं। अगर हम यहां पर देखते हैं वाक्यों में, देखो तो वाक्य कौन कौन से हैं, ये वाले हैं। हमने कहा ही सा सिटिंग हेयर, सॉरी ही वाज सिटिंग हेयर, हेयर यहां पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। मिस्टर ठाकुर लिव्ड देयर, देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। माय ब्रदर इन लॉ इज आउट, आउट यहां पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। देयर इज एयर एवरीवेयर, तो एवरीवेयर हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अबव एडवर्ब ऑफ प्लेस है, बिलो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, अप एडवर्ब ऑफ प्लेस है, अवे, बैकवर्ड, ये सभी हमारे क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहे हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में अब देखो यहां पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इसमें जो अबव है, बिलो है, अप है, डाउन है, विदिन है, विदाउट है, इन है, इनका प्रयोग सामान्यतः प्रपोजिशन के रूप में भी होता है, ठीक है। जैसे कम इन, इसके बाद इन, इसमें क्या है, ये तो एडवर्ब है, हमने थोड़ा समझाने के लिए दिया है, ये क्या है, एडवर्ब है इसमें इन। लेकिन हमने यहां पे एक और वाक्य लिखा, ही लिव्स इन दिस अपार्टमेंट, इसमें जो इन है वो किसका काम कर रहा है भैया, प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करते हैं कि हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर कौन कौन से होते हैं। मैनर का मतलब होता है शोइंग मेथड, जो यानी कि जिससे हमें कार्य करने के तरीके के बारे में पता लगे, जिससे हमें कार्य करने के तरीके के बारे में पता लगे। और ये कैसे पता लगेगा, अगर आप वर्ब में हाउ से क्वेश्चन करोगे तो जो आंसर मिलेगा आपको वो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। क्या होगा भैया, एडवर्ब ऑफ मैनर। यानी कि बे एडवर्ब जो किसी एक्शन यानी कि कार्य के होने के मेथड यानी कि तरीका या विधि को एक्सप्रेस करते हो,
कार्य के करने के तरीके के बारे में बताते हो वो सभी हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से एडवर्ब ऑफ मैनर हो सकते हैं जरा देखो, बेल, साउंडली, हार्ड, फास्ट। अब देखो ये बेल, अब ध्यान रखिएगा गुड हमारा एडजेक्टिव है, गुड हमारा एडजेक्टिव है और बेल हमारा क्या है, बेल हमारा क्या है, एडवर्ब है। हार्ड, देखो हार्ड शब्द जो है वो एडवर्ब है, ठीक है। हार्डली बड़ी मुश्किल से ही, अगर इसमें फिर से आपने कुछ खुरापात की तो भाई ये अपना मीनिंग चेंज कर देगा, ठीक है। इसके बाद फास्ट, स्लोली, फूलिशली, ब्रेवली, क्लियरली, वाइजली, लाउडली, बैडली। हमने क्या बताया, जितने एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं वो ज्यादातर एलवाई लगाने से बन जाते हैं, ठीक है। इसमें आप ध्यान बनाए रखना, इनको बेल को, हार्ड को, फास्ट को, ये बहुत पूछे जाते हैं तो इनको जरूर याद बनाए रखना। अच्छा ये पूछे इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारी आदत में एलवाई है ना, हमने पहले भी बताया, तो वो एलवाई लगा करके इनको रखेंगे, जबकि आपको पता है कि ये पहले से एडवर्ब है तो इसमें एलवाई लगाने की जरूरत नहीं है। आगे एडवर्ब ऑफ मैनर केयरफुली है, ब्यूटीफुली है, ठीक है, फ्लुएंटली है, लविंगली है, सीरियसली है, फेथफुली है, एग्रीबली है, फिर सर्टेनली है, डाउटफुली है, कन्वेंसली है, फ्रिम है। फ्रिम भी ध्यान बनाए रखना, फ्रिम और फ्रिमली बना करके देंगे, जबकि फ्रिम पहले से ही क्या है हमारा एडवर्ब है। 10 है, स्विफ्टली है, क्विक है, सो भी हमारा एडवर्ब का काम करता है, इजीली है, ग्लैडली है, स्किलफुली है और सो हमारा कंजक्शन का भी काम करता है, ध्यान बनाए रखना। टेरिबली है, पिजेंटली है, ठीक है, ड्रेडफुली है, स्वीटली है, वार्मली है। ये जितने भी एलवाई वाले शब्द हैं ये सब एडवर्ब ऑफ मैनर का काम करेंगे। तो एडवर्ब ऑफ मैनर एक ही चीज याद बनाए रखना, इतने सारे शब्द कैसे आप याद बनाए रखोगे, बस एडवर्ब ऑफ मैनर में एक चीज ध्यान बनाए रखना कि वो शब्द एडवर्ब ऑफ मैनर होगा जिसके लास्ट में एलवाई लगा हो, लेकिन सभी नहीं, थोड़ा केयरफुली पढ़ना, कुछ एडजेक्टिव भी होते हैं जिनमें एलवाई लगा होता है, ठीक है, तो ध्यान बनाए रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करते, देखो हमने नोट पॉइंट में ये लिख भी लिया है, नोट पॉइंट में हमने लिख लिया है सामान्यता। हमने 100% की बात नहीं की नोट पॉइंट में, हमने सामान्यता कहा कि ज्यादातर एडवर्ब ऑफ मैनर के लास्ट में क्या लगा होगा भाई, एलवाई लगा होगा। जैसे यहां पे एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, फास्ट है, यहां पे एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, हार्ड है, यहां पे क्या है, स्लोली है, ब्रेवली है। वो लड़े, कैसे लड़े, और कैसे का आंसर जहां से मिल जाए, वर्ब से अगर आप कैसे का प्रश्न पूछते हो, क्वेश्चन करते हो तो समझ लीजिएगा जो आंसर मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर का होगा। सी राइट स्लोली, कैसे लिखती है, बोले धीरे धीरे लिखती है। यू कैन राइट इंग्लिश वेल, कैसे बोलते हो, बोले अच्छी तरह से बोलते हैं। द गर्ल sang ब्यूटीफुली, लड़की ने जो गाना गाया वो कैसे गाया, बोले बहुत खूबसूरत ढंग से गाया, खूबसूरती से गाया। तो ये सभी कैसे का आंसर आपको कहां मिलेगा, एडवर्ब ऑफ मैनर में मिलेगा। इसके बाद ये बहुत सारे हैं, यहां पर आप एग्जांपल देख लो। माय सिस्टर इन लॉ बिहेव्ड फुलिशली, वो कैसा व्यवहार करते हैं, बोले फुलिशली। आदित्य ने काम किया, कैसे किया, बड़ी वाइजली किया, ठीक है। आदित्य हंसे, कैसे हंसे, बहुत लाउडली, जोर जोर हंसे, ठीक है। लड़का सोया, कैसे सो रहा था, साउंडली, यानी कि गहरी नींद में साउंड करके, घुर्राटे की आवाज मार करके, ठीक है। दिस बुक इज वेल रिटन, लिखी गई है, कितनी अच्छी तरीके से लिखी गई है। ही शुड नॉट डू सो, उसने ऐसा किया, कैसे, ये सो, यहां पर भी सो ये क्या कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। अब हम चौथे नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, एडवर्ब ऑफ नंबर। चाहे नंबर या फ्रीक्वेंसी बात एक ही है, किसी चीज की रिपीटेशन को दिखाएगा फ्रीक्वेंसी में। शोइंग दी नंबर, वर्ब में हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम से आप क्वेश्चन करिएगा, यानी कि कितनी बार क्वेश्चन करने पर, कितनी बार लगाकर जो प्रश्न करने पर आंसर मिलेगा वो आपका एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। बात एक ही है, चाहे आप एडवर्ब ऑफ नंबर कह लो या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कह लो। फ्रीक्वेंसी का मतलब किसी चीज का रिपीटेशन, बारंबार था। जैसे ऑलवेज, हमेशा, ऑफन, प्राय, नेवर, कभी कभी, फ्रीक्वेंटली, अक्सर, स्कैर्सली, हार्डली, रेयरली, मुश्किल से ही, एवर, हमेशा, वंस, एक बार, ट्वाइस, ये सब फ्रीक्वेंसी में आते हैं। वंस है, ट्वाइस है, थ्राइस है, ये सभी फ्रीक्वेंसी। अगेन, बार बार, दोबारा, फिर से। फर्स्टली, पहला, सेकेंडली, दूसरा, थर्डली, तीसरा। सेल्डम, कभी कभार, ठीक है। अकेजनली या समटाइम्स, कभी कभी। तो ये सभी हमारे कहां आएंगे, एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी में आएंगे। यूजली या जनरली का मतलब सामान्यता होता है। हम एग्जांपल देते हैं, इनमें आपको पहचानना है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर कौन कौन से हैं। तो देखो इसमें कौन सा हो जाएगा, ट्वाइस एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। सेल्डम इसमें एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, ठीक है। आई हैव सीन हिम वंस, वंस हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर है,
ठीक है। ऑलवेज यहां पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर है। इसी तरीके से बंस है, अगेन है, सेल्डम है, ऑलवेज है, ठीक है। इसके बाद ऑफन है, प्राय बार बार, फ्रीक्वेंटली है, सामान्यतः। तो ये सभी हमारे क्या हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर में आएंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान बनाए रखना, क्योंकि आपसे कभी कभी पहचानने के लिए पूछा जा सकता है कि भाई इसमें से कौन सा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी कि एडवर्ब ऑफ नंबर है, ठीक है। और कभी कभी अंडरलाइन कर देगा शब्द को और पूछ लेगा इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है। या कभी कभी इनकी पोजीशन को लेकर के एरर दे देते हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो पोजीशन होता है सेंटेंस में वो कहां कहां पर आ सकता है, ठीक है। तो उसके पोजीशन पे एक हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि एडवर्ब की पोजीशन क्या क्या होती है सेंटेंस में, कहां कहां पर ये आ सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर हम एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री की बात करते हैं कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री क्या है हमारा। क्वांटिटी यानी कि मात्रा, या डिग्री का भी मतलब क्या होता है, मात्रा को बताएगा। शोइंग क्वांटिटी, ये मात्रा को बता रहा होता है। वर्ब में हाउ मच या इन व्हाट डिग्री, यानी कि कितना प्रश्न लगा करके प्रश्न करने पर जो आंसर आपको मिलेगा, कितनी मात्रा में, हाउ मच, कितना, अनकाउंटेबल नाउन होगा ये हमेशा, ठीक है। यहां पर हमेशा इसके बाद एक अनकाउंटेबल नाउन पता लगेगा, मात्रा पता लगेगी, तो वहां पर हमारा क्या होगा, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होगा। बे एडवर्ब जो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की क्वांटिटी यानी कि मात्रा, क्षेत्र या विस्तार को एक्सप्रेस करने का काम करते हैं, वो सभी हमारे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द हमारे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं, जरा एक बार उनकी भी लिस्ट देख लो। जैसे टू, बहुत ज्यादा, हद से अधिक के लिए हम टू लगाते हैं, ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। वेरी, ये पॉजिटिव वर्ड है, ये भी बहुत के लिए आता है। क्वाइट, पूर्णतया। रादर, अधिक, ये भी नेगेटिव है, रादर, ठीक है। इनफ, पर्याप्त। फेयरली, काफी हद तक। इंटायरली, बुरी तरह से। ऑलमोस्ट, लगभग। टुगेदर, पूर्ण रूप से। ऑल टुगेदर पूर्ण रूप से होता है, एक टुगेदर होता है एक साथ, ठीक है। पार्टली, आंशिक रूप से। नियरली, करीब करीब। फुली, पूर्ण रूप से। वेल, ठीक। फार, बहुत दूर। होली, ठीक है, पूरी तरह से। पार्सली, आंशिक रूप से। सो एज, इतना, उतना। इसके बाद में मच, बहुत। मोर, अधिक। लिटिल, थोड़ा। प्रीटी, बहुत। अटरली, डेट मीन्स पूर्ण रूप से। ये सभी हमारे क्या हैं, ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री, मात्रा को शो कर रहे हैं। यहां पर टू क्या हो जाएगा, यानी कि ही इज टू केयरलेस, वो कितना केयरलेस है। कितना से क्वेश्चन कर लो, आपको तुरंत पता लग जाएगा। देखो एक चीज और है, हाउ मैनी के बाद काउंटेबल नाउन है, ये काउंटेबल नाउन को बताएगा हमेशा, और हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन को बताएगा, ठीक है। लेकिन मतलब सबका क्या होता है, कितना, कितनी, कितनी ही होता है। तो देखो यहां पर टू क्या है हमारा, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, मात्रा को बता रहा है। रादर भी क्या है, ठीक है। ऑलमोस्ट, इन सबको अंडरलाइन करता जा रहा हूं। पार्टली, ये सभी हमारे क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है, मात्रा को बता रहे हैं। वेरी टायर्ड, फिर इंटायरली डीप, रादर बिजी, फिर फुली, ऑल टुगेदर, नियरली, ऑलमोस्ट, क्वाइट, ये सभी हमारे क्या है, एडवर्ब हैं। और ये कैसे एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी यानी कि मात्रा को बताते हैं। अगला देखो कौन सा है, एडवर्ब ऑफ रीजन। रीजन का मतलब एक ऐसा जिससे हमें कारण का पता चले, शोइंग रीजन, ठीक है, जिसमें हमें कारण पता लगे। वे एडवर्ब जो कारण के भाव को व्यक्त करते हैं, यानी कि कारण के भाव को एक्सप्रेस करते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाते हैं। जैसे हेंस है, देयरफॉर है, कॉन्सिक्यूटिवली, परिणाम स्वरूप, ये सभी हमारे एडवर्ब ऑफ रीजन होते हैं, ठीक है। सो, देयरफॉर, कॉन्सिक्यूटिवली, दस, ड्यू टू, ओइंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, इस कारण से, ये सभी हमारे एडवर्ब ऑफ रीजन हैं। कौन से हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे दी ऑफिस वर क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ होली, होली के कारण कार्यालय बंद थे, तो ऑन अकाउंट ऑफ यहां पे क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन है, ठीक है। आई देयरफॉर कैन नॉट कम, वह इसलिए नहीं आ सकता, तो यहां पे देयरफॉर भी क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन। यहां पर भी देयरफॉर, कॉन्सिक्यूटिवली, ये सभी हमारे एडवर्ब ऑफ रीजन है, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ रीजन क्या करता है, कारण शो करता है। आप जैसे हमने पूछा क्यों नहीं आए, तो यानी कि ये क्या करेगा, रीजन को बताएगा, रीजन को शो करेगा, ठीक है।
एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन क्या होते हैं, ये भी एडवर्ब होते हैं, जैसे नो, नॉट, नेवर, ये सभी हमारे क्या है, एडवर्ब हैं। अफर्मेशन है, कुछ नेगेटिव हैं। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, बे एडवर्ब जो अफर्मेशन और नेगेशन, सकारात्मक और नकारात्मक के भाव को एक्सप्रेस करते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन कहलाते हैं। कभी कभी देखा होगा, जैसे हमने कहा ही इज नॉट डूइंग वेल, तो इसमें नॉट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो नॉट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये एडवर्ब है। नॉट हमेशा क्या है, एडवर्ब का काम करता है। नेवर भी हमारा एडवर्ब का काम करता है। श्योरली, सर्टेनली, इंडीड, बाय नो मींस, नॉट एट ऑल, यस, नो, नो कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम करता है। प्रोबेबली, ये सभी हमारे क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन है। ठीक है, इसमें से कुछ हम बता देते हैं कि अफर्मेशन के रूप में कौन से आते हैं और नेगेशन के रूप में कौन से आते हैं। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में सर्टेनली, श्योरली, डेफिनेटली, यस, ये अफर्मेशन में होते हैं। और एडवर्ब ऑफ नेगेशन की बात करें तो नेवर, नॉट, नो, नॉट एट ऑल यानी कि बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल का मतलब बिल्कुल नहीं, ये हमारे एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहलाते हैं। जरा देखो, अगर हम आपसे इन सेंटेंसेस में कहें कि पहचानो एडवर्ब कौन कौन से हैं, तो भाई एडवर्ब का काम नॉट कर रहा है। यहां पर एडवर्ब कौन है, एडवर्ब का काम कौन कर रहा है, यहां पे नॉट है एडवर्ब, श्योरली एडवर्ब है, ठीक है, सर्टेनली एडवर्ब है, ये भी नॉट हो गया, प्रोबेबली एडवर्ब हो गया, ठीक है, सर्टेनली एडवर्ब हो गया, नॉट एडवर्ब हो गया। ये सभी हमारे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन के हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके बाद एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ये तो हमारे सिंपल एडवर्ब हम समझा रहे थे, सिंपल एडवर्ब के काइंड समझा रहे थे। अब हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब की बात करेंगे, इसके बाद रिलेटिव एडवर्ब आएंगे। ठीक है, ये तीन ही तरीके के एडवर्ब होते हैं, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब और उनके काइंड्स हम समझा चुके हैं कि सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत कौन कौन से हमारे शब्द रखे जाते हैं, उनके काइंड्स क्या होते हैं। अब हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब देख लेते हैं, जो प्रश्न पूछने के काम में आते हैं कि कौन कौन से हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं। बे एडवर्ब्स, यहां पर देखो हमने कहा बे एडवर्ब्स जो प्रश्न यानी कि क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब में आप दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हो कि बे एडवर्ब जिनसे हमें टाइम, प्लेस, मैनर, डिग्री, क्वांटिटी, नंबर, फ्रीक्वेंसी, रीजन आदि जानने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि कुछ ऐसे एडवर्ब होंगे जिनसे हम प्रश्न पूछने का, जैसे हमने कहा भेन लगाया, तो जो भेन शब्द है वो प्रश्न पूछने के लिए काम आता है, और ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। ठीक है, वाई है, ये क्या है हमारा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाएगा। ठीक है, बेयर है, इंट्रोगेट, इससे क्या स्थान पता लगता है, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। तो इस तरीके से ऐसे एडवर्ब जिनसे हमें टाइम, प्लेस, मैनर, डिग्री, क्वांटिटी, नंबर, फ्रीक्वेंसी, रीजन ये सब पता करने के लिए जिस शब्दों से हम प्रश्न करते हैं वो शब्द हमारे एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, एक लिस्ट आपके सामने दे रखी है, उन लिस्ट को आप एक बार देख लीजिएगा। ये दो आपके सामने लिस्ट है, वेन है, हाउ लॉन्ग है, वेयर है, वेन्स है, हित, बिदर है, हाउ ऑफन है, हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मच, हाउ फार। ठीक है, इन व्हाट डिग्री, हाउ, इन व्हाट वे, व्हाई, वेयरफॉर, ईटीसी, ये सभी हमारे शब्द क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाएंगे। इंट्रोगेटिव एडवर्ब में इसके भी काइंड्स होते हैं, जैसे हमने क्या बताया, जिस तरीके से सिंपल एडवर्ब के काइंड है, ठीक है, सेम उसी तरीके से यहां पर वहां पर जो है अलग अलग तरीके के शब्द होते हैं, लेकिन यहां पर सभी क्वेश्चन वर्ड होंगे। लेकिन उनसे कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते हैं जिनसे हमें टाइम का पता लगता है, टाइम दे करके हमको आंसर करना होता है। कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते हैं जिनसे हमें स्थान का नाम बता करके हमें आंसर करना होता है, मैनर बता करके आंसर करना होता है, प्रणाम बता करके आंसर करना होता है, क्वांटिटी, नंबर, फ्रीक्वेंसी, ये सब बता करके जब हमको आंसर करना होता है किसी क्वेश्चन का, तो वही सभी क्वेश्चन हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे इधर देखो, समझो जरा ध्यान से, हमने कहा वेन, कब, इससे आपको जरूर टाइम बताना पड़ेगा। हमने कहा स्कूल कब जाते हो, अब आप टाइम बताओगे, सर 7 बजे जाता हूं, 8 बजे जाता हूं। हमने कहा मेरे घर कब आओगे, बोले सर 3 साल बाद आऊंगा, 2 साल बाद आऊंगा, कल आऊंगा, परसों आऊंगा। तो ये जो मैं बोल रहा हूं ना, मैंने कहा कब आओगे, और कब जैसे ही, या अपने गांव कब जाओगे, तो जैसे ही हमने कब लगाया वैसे ही आप हमें टाइम बताने लगोगे। क्या बताने लगोगे, टाइम। अब बेयर से जैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे तो आप स्थान बताने लगोगे। क्या बताने लगोगे, स्थान। हमने कहा कहां जा रहे हो, तो जिस जगह जा रहे हो उस जगह का नाम बता दो।
हमने कहा कहां रहते हो, तो जिस जगह पर रहते हो, जिस स्थान पर रहते हो उस स्थान का नाम बता दो। हमने कहा ये वाली पुस्तक कहां रखी है, तो जिस जगह रखी है वो जगह बता दो। इसका मतलब कहां से जब भी क्वेश्चन करोगे आपको स्थान बताना पड़ेगा। और हाउ कैसे से क्वेश्चन करोगे तो आपको मैनर, रीति, ढंग या अपना तरीका बताना पड़ेगा। हमने कहा ये काम तुमने कैसे करा, तो जिस तरीके से भी करा, जिस मैनर से भी करा, वो मैनर, वो तरीका, वो ढंग बता दो। ठीक है। हाउ डिग्री यानी कि परिणाम आपको बताना पड़ेगा कितना है। हाउ मच से कितना यानी कि क्वांटिटी वाला। हाउ मच के बाद में अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो आप समझ लीजिएगा हमको क्वांटिटी बताना है। हाउ मैनी के बाद में अगर नंबर लगा है यानी कि संख्या, तो ये काउंटेबल नाउन लगा होगा जिसको हम काउंट कर सकते हैं, कैन बी काउंटेड इन नंबर। ठीक है, तो वहां पर हम हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ। हाउ मच का प्रयोग हम कब करेंगे, जब अनकाउंटेबल नाउन होगा, कैन नॉट बी काउंटेड इन नंबर बट मेजर्ड इन क्वांटिटी, जिसको हम नंबर में तो काउंट नहीं कर सकते लेकिन क्वांटिटी यानी कि मात्रा में उसको मेजर जरूर कर सकते हैं, तो वहां पर हम हाउ मच लगा करके आंसर करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तब उसको आंसर मिलेगा। हाउ फन कितनी बार, हमें अगर फ्रीक्वेंसी का पता करना है, किसी चीज की बारंबारता का पता करना है, उसकी रिपीटेशन को पता करना है, तो हमें हाउ ऑफन का प्रयोग करना पड़ेगा। भाई हमने बताया था इससे हमको कारण का पता करना। हमने कहा यार तुम पढ़ क्यों नहीं रहे, तो आप अपना कारण बताओगे, यार बड़ी स्थिति हमारी ठीक नहीं चल रही है, पैसा नहीं है, बहुत सारे कारण, या मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं। तो आप जैसे हम क्यों से क्वेश्चन करेंगे, आप अपना रीजन बताओगे, आप अपना कारण बताओगे, मुझे ऐसा क्यों नहीं। ठीक है, तो ये सभी हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान बनाए रखना जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं हमारे, वो सभी क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब होंगे। लेकिन अब देखो इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम में कौन कौन से होंगे, तो ये लाइन से हमने इसीलिए दिए हैं डिटेल से कि व्हेन और हाउ लॉन्ग को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाता है। जैसे व्हेन विल यू रिटर्न में व्हेन क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम है। हाउ लॉन्ग क्या है, इसमें इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, अगला इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होते हैं हमारे। इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस में देखो कौन कौन शब्द आएंगे, वेयर है, वेन्स है, विदर है, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। जैसे हमने कहा वेयर डू यू लिव, तुम कहां, आप कहां रहते हो। ठीक है, तो इसमें वेयर हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस है। वेन्स हैज ही कम, वह कहां से आया है, तो यहाँ पे वेन्स हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस है। वेदर यू आर डूइंग, तुम कहां जा रहे हो, तो वेदर भी हमारा यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर में कौन सा होता है, हमने क्या बताया इसमें, हाउ मैनी, हाउ ऑफन या हाउ मैनी टाइम्स से क्वेश्चन करोगे तो ये तीन ही होते हैं, हाउ मैनी, हाउ ऑफन, हाउ मैनी टाइम्स, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाते हैं। जैसे हाउ मैनी गर्ल्स वर प्रेजेंट देयर, वहां कितनी लड़कियां मौजूद थीं, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मैनी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो आप इसे कहोगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाते हैं। हाउ ऑफन क्या है, ये भी इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर है। ठीक है, हाउ ऑफन डिड यू विजिट हर, आप उससे कितनी बार मिलने गए। हाउ मैनी टाइम्स डज शी सिंग, वह कितनी बार गाता है, तो हाउ मैनी टाइम्स हो गया यहां पर इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर। अब पांचवा अगर हम बात करें, चौथे की बात करें, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई, हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी में जैसे हाउ मच, हमने क्या बताया, क्वांटिटी यानी कि मात्रा का पता करने के लिए हमको हाउ मच प्लस में उसके आगे अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। हाउ मच, हाउ फार, हाउ फार जो है वो दूरी के लिए आता है, बहुत डिग्री को इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है। हाउ फार इज दी रिपोर्ट ट्रू, यानी कि ये जो है ना रिपोर्ट कहां तक सच है। हाउ मच डिड ही पे फॉर दिस कंप्यूटर, उसने इस कंप्यूटर के लिए कितना भुगतान किया। तो यहाँ पे हाउ फार और हाउ मच ये दोनों शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, एडवर्ब है, लेकिन कौन से एडवर्ब है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहलाएंगे। इसके बाद चौथे के बाद ये पांचवा नंबर है, और पांचवें नंबर पे अगर हम बात करें तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर कौन कौन से होते हैं, जिनसे हमें तरीके के बारे में पता लगते हैं। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर में तरीका पता करने के लिए हाउ से क्वेश्चन करो, किससे, हाउ से, या इन व्हाट वे या इन व्हाट स्टेट ऑफ को इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाता है। इन तीन शब्दों को, एक, दो और ये तीन। ठीक है, जैसे हाउ डिड यू मैनेज दिस, आपने इसे कैसे मैनेज किया, तो यहाँ पे जो कैसे वर्ड है, यहाँ पे जो हाउ वर्ड है वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर है। फिर हाउ आर यू टुडे, या आज आप कैसे हो, तो यहां पर जो हाउ शब्द है वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर का काम कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होता है हमारा। अगर हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन की बात करते हैं तो रीजन में हमारा व्हाई या वेयरफॉर, इन दो शब्दों को, एक व्हाई और दूसरा वेयरफॉर
को इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन कहा जाता है। हमने कहा कारण का पता करने के लिए हमेशा इससे क्वेश्चन किया जाता है, अगर वाक्य में आपको कारण का पता करना, जिसका आंसर हमेशा हम बिकॉज से करते हैं। ठीक है, जैसे वाई आर यू लेट, तुम्हें देरी क्यों हुई, तो आप अपना रीजन बताओगे जिस कारण से सर मैं इसलिए लेट हो गया, है ना, तो सो या बिकॉज लगा करके आप आंसर कर दो। वेयर फोर डिड द चाइल्ड भी, बच्चा क्यों रोया। तो ये सभी हमारे वाई और वेयर फोर ई क्या है, हमारे इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाएंगे। अगला, अब देखो हमने तुम्हें बताया था कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, इसके बाद एडजेक्टिव और एडवर्ब में अंतर क्या होता है, सब एक जैसे ही होते हैं, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, या ये इंटरोगेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, एक लिस्ट हमने तीनों के डिफरेंस के बारे में बता दी है। तो देखो इंटरोगेटिव प्रोनाउन की बात करें, इंटरोगेटिव प्रोनाउन की बात करें तो हु, व्हाट, विच, हुम, हुज होगा। अब देखो व्हाट, विच ये एडजेक्टिव भी है और व्हाट, विच, हु, हुम, हुज ये हमारे प्रोनाउन भी हैं। तो हम कैसे पता करें यार ये प्रोनाउन होगा या ये एडजेक्टिव होगा, तो ध्यान बनाए रखना, इसके लिए ध्यान बनाए रखना, अगर इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगी है, इन सभी के तुरंत बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भैया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है, और अगर इनके तुरंत बाद नाउन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भैया, नाउन लिखा हुआ है, तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, यही वाले शब्द इनको हम, इनका पार्ट ऑफ स्पीच तुरंत चेंज हो जाएगा और ये एडजेक्टिव का काम करने लगेंगे। क्योंकि सीधी सी बात है, प्रोनाउन का मतलब ही होता है नाउन की जगह पर यूज करने वाले शब्द। ऐसे शब्द जिनको हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं वही तो प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ये नाउन की जगह पर यूज होंगे और इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। और एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव वो होता है जो अपने नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, यानी कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले, डिस्क्राइब करने वाले डिस्क्राइबिंग वर्ड हमारे क्या होते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो इनके बाद एक नाउन का आना जरूरी है। अब इंटरोगेटिव एडवर्ब क्या होते हैं, जिनसे हमें समय के बारे में पता लगे, यानी कि वर्ब की विशेषता बताने वाले हमारे क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। अब जब हमें वर्ब को क्वालिफाई करे कोई भी शब्द, ये वर्ब को इंफेसिस करें, वर्ब को क्वालिफाई करें, वर्ब की विशेषता बताएं, तब यही शब्द हमारे इंटरोगेटिव एडवर्ब हो जाएंगे। व्हेन समय बताओगे, अभी अभी हमने बताया ऊपर भी, वेयर कहां, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा, व्हाई एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएगा, हाउ एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा, हाउ मेनी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, हाउ मच क्वांटिटी, ठीक है, हाउ ऑफन ये भी फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा, ये हाउ मेनी जो है नंबर में, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा। हाउ ऑफन कितनी बार, है ना, फ्रीक्वेंसी को शो करेगा, क्वांटिटी को शो करेगा और ये नंबर को शो करेगा। जरा एग्जांपल देखो, अब पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर के थ्रू हम समझा देते हैं, फिर हम आपको एग्जांपल बताएंगे। दोस्तों हमने स्ट्रक्चर में क्या कहा, हमने कहा भाई ये कब इंटरोगेटिव प्रोनाउन होंगे, तो देखो जब क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH फैमिली और हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट दे रखा हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो समझ जाना ये हमारे क्या होंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होंगे। यहाँ पे हु हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, व्हाट हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, विच, हुम और हुज। और देखो इन सभी के बाद हेल्पिंग वर्ब आई है, इन सभी के बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब आई है, इसलिए ये सभी हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का काम ये कब करते हैं, जब इन सभी शब्दों के बाद एक नाउन दे रखा हो। इस तरीके से देखो, व्हाट के बाद एक नाउन लगा होगा, विच के बाद एक नाउन लगा होगा, हुज के बाद एक नाउन लगा होगा, तो वो ये सभी शब्द, ये WH फैमिली क्या कहलाने लगेगी, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे हम इसे। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, व्हाट के बाद अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अगर यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब होती जहां पे हमने साइन लगाया, तो भैया ये हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद एक नाउन आया है, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद एक नाउन आया, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद एक नाउन आया, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद एक नाउन आया, तो क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद एक नाउन दे रखा हो, तो ये हमारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अब इंटरोगेटिव प्रोनाउन में हमने बताया, सॉरी एडवर्ब एक बचा है, एडवर्ब की बात करें तो ये भी बहुत सरल होते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब, जिसमें हम क्या करते हैं, ये चार शब्द वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये हमारे क्या होंगे, इंटरोगेटिव एडवर्ब जो क्वेश्चन करने का काम करते हैं। ठीक है, अब जैसे इससे काम करोगे तो हमें रीजन पता लगेगा, इससे हमें प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस पता लगेगा, एडवर्ब ऑफ टाइम पता लगेगा, एडवर्ब ऑफ मैनर पता लगेगा, तो ये सभी।
देखो इंट्रोगेटिव एडवर्ब के कुछ एग्जांपल मैं आपको यहां पर बता देता हूं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब के एग्जांपल क्या है? व्हेन डिड यू कम। अब देखो यहां पर जब व्हेन से क्वेश्चन किया गया, अब यहां पर किसी भी तरीके से आप देख सकते हो व्हेन डिड यू कम, तुम कब आओगे, तो यहां पर इसको इंप्रेस, इसके क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। और जब भैया कोई भी शब्द इंट्रोगेटिव वर्ब को क्वालिफाई करने लगे, किसको करने लगे, जबकि यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब है, यहां से देखिएगा हमने कहा क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब हो तो ये प्रोनाउन भी होता है, ठीक है, ये क्या होता है, प्रोनाउन भी होता है। लेकिन जब ये बेटा टाइम बताने लगे और वर्ब को क्वालिफाई करने लगे तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब का काम करने लगेंगे। अगर कंफ्यूजन हो तो आप यही चार शब्द ध्यान बनाए रखना, बस ये चार शब्द ध्यान बनाए रखना। ये क्या होते हैं हमारे, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, ये चार शब्द हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब आप एक्सरसाइज में आपको पढ़ करके ये कमेंट बॉक्स करना है कि इनमें कौन सा हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन सा है और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कौन सा है। ये 4-5 वाक्य दिए हैं, इनको आप पढ़ करके कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से हमारे तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को कैसे पहचाने, एडवर्ब को कैसे पहचाने, एडजेक्टिव को कैसे पहचाने, ठीक है। अब एक बचा है आखिरी रिलेटिव एडवर्ब। कौन सा? रिलेटिव एडवर्ब हमारे सामने बचा है संबंधवाचक क्रिया विशेषण, जिनको हिंदी में हम कहते हैं। अब जो ये हमारे रिलेटिव एडवर्ब होते हैं, ये क्या करेंगे, दो सेंटेंसेस को जब ये, अब इसकी सिंपल ट्रिक ये याद रखो, जब ये क्वेश्चन पूछने का काम करें और वाक्य के शुरुआत में लगे हो तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब का काम करेंगे, ठीक है। लेकिन जब ये दो वाक्य के बीच में आ जाएं, कोई भी क्वेश्चन वर्ड या डब्ल्यूएच फैमिली दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करने लगे, दो वाक्यों के बीच में आ जाएं, तो समझ लेना ये रिलेटिव एडवर्ब है, रिलेशन बताने का काम कर रहे हैं। रिलेटिव एडवर्ब जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए होता है तो वो रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। मैंने क्या होता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, यानी कि जब भी ये सेंटेंस के या वाक्य के बीच में यूज होने लगे तो समझ लो यार ये हमारे रिलेटिव एडवर्ब हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव रिलेटिव एडवर्ब। जैसे यहां पर ऐसे भी समझ सकते हो, ये एडवर्ब दो वाक्यों उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ये अपने पहले वाले आए नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करते हुए समय, स्थान और कारण आदि बताने का काम करते हैं। जैसे वेन, वेयर, भाई, सही बात है, वेन यानी कि कब। लेकिन एक चीज और है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में इनका अर्थ होता है का, लेकिन जब ये रिलेटिव प्रोनाउन में यूज होंगे तो का जो है वो बदल जाएगा जा में, यानी कि वेन मीन्स कब, इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछने के लिए। अब जब ये रिलेटिव प्रोनाउन में वेन का प्रयोग होगा तो इसका मीनिंग होगा जब, ठीक है। वेयर मींस कहां, ये इंट्रोगेटिव है, लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन में इसका यूज होगा तो का चेंज हो जाएगा जा में, का चेंज हो जाएगा जा में, यानी कि वेयर मींस कहां, वेयर मींस जहां। दिस इज द प्लेस वेयर लॉर्ड राम वाज बोर्न, ये वही स्थान है जहां भगवान राम का जन्म हुआ। दिस इज द स्कूल वेयर यू स्टडीड, ठीक है, ये वही स्कूल है जहां तुमने। तो देखो वेयर का मतलब कहां भी होता है, वेयर का मतलब जहां, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में वेयर का मतलब कहां और या रिलेटिव इंट्रोगेटिव में। और इसके बाद में अगर हम बात करें रिलेटिव एडवर्ब में तो वेयर का मतलब क्या होगा, जहां होगा। भाई का मतलब क्यों, और भाई का मतलब जिस वजह से या जिसके लिए, रीजन, ये कब हो जाएगा आपका रिलेटिव एडवर्ब में। तो का जो है बदल जाता है किसमें, जा में। का किस में बदल जाएगा, जा में। जरा ध्यान से देखो और अच्छा समझ आएगा आपको। देखो हमने कहा आई नो द टाइम, अब ये टाइम है ना और ये वेन लगा है, ये तो हमारा रिलेटिव एडवर्ब है, हम यहां पे लिख देते हैं रिलेटिव एडवर्ब। और रिलेटिव एडवर्ब क्या करता है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो एक वाक्य ये हो गया और एक वाक्य ये हो गया, दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम किसने किया, वेन ने, तो ये कंजक्शन वर्ड हो गया। अब वेन क्यों आया, तो इसके पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन को देख लो, यानी कि इसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती नाउन। तो जब भी क्वेश्चन वर्ड से नाउन इसको देखोगे, एंटीसीडेंट को देखोगे, एक ना एक नाउन या प्रोनाउन लगा होगा। इसी नाउन या प्रोनाउन के लिए अगर टाइम वाला है तो हम वेन लगाते, अगर स्थान वाला होता तो हम वेयर लगाते, अगर रीजन वाला होता तो हम भाई लगाते। जैसे नीचे देखो, आई नो दी हाउस, ठीक है, वेयर यू लिव। अब हम जगह की बात कर रहे हैं, अब हम स्थान की बात कर रहे हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन हमारा क्या आएगा, वेयर आएगा। दिस इज द रीजन, अब हम कारण की बात कर रहे हैं, और जब हम कारण की बात करेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा, भाई आएगा। बातें क्लियर हो रही हैं? जरा एक बार इसको समझो अच्छे से।
यहां से देखिएगा आपको समझ आएगा कि ये जो रिलेटिव एडवर्ब होते हैं, यहां पे देखो दिस इज द हाउस वेयर आई वाज बोर्न, तो ये जो वेयर है ना वो रिलेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है और ये पूरा हमारा कंजक्शन वर्ड से लेकर के यहां तक का रिलेटिव क्लॉज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिलेटिव क्लॉज। सेम इसी तरीके, और ये वेयर किसको देख करके, यहां पे भेन क्यों नहीं आया, भाई क्यों नहीं आया? क्योंकि हमें इसके एंटीडेंट को देखना पड़ता है, इससे ठीक पहले वाले नाउन या प्रोनाउन को देखना पड़ता है, और वेयर से ठीक पहले नाउन या प्रोनाउन क्या है? हाउस है, जो कि जगह को शो कर रहा है, और जब जगह को शो करेगा तो वेयर। ठीक है, आई नो द टाइम, देखो यहां पे टाइम की बात कर रहा है, वेन दे लेफ्ट, तो देखो टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं? वेन लगाते हैं, और वेन हमारा क्या है? रिलेटिव एडवर्ब है। क्या कहेंगे अगर तुमसे पूछा जाए? एक कंजक्शन का काम कर रहा है यहां पे, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? तो ये रिलेटिव एडवर्ब है। ठीक है, और यहां से लेकर के यहां तक का ये पूरा क्लॉज रिलेटिव क्लॉज कहलाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्लॉज। आपने हमेशा पढ़ा होगा दो क्लॉज पढ़ते हैं ना, वो हम कंपाउंड सेंटेंस में 4 क्लॉज पढ़ते हैं, यानी कि कौन सा? सबऑर्डिनेट क्लॉज, अल्टरनेटिव क्लॉज, एडवर्सेटिव और रिलेटिव कंजक्शन के थ्रू जो बोला जाता है, जिसमें हमारा एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। कोऑर्डिनेट क्लॉज जो हम 4 तरीके से बनाते हैं, जिसमें हमारा कुमुलेटिव कंजक्शन होता है, अल्टरनेटिव कंजक्शन होता है, एडवर्सेटिव कंजक्शन होता है, इलेटिव कंजक्शन होता है। सेम उसी तरीके से जब हम वहां पर सिंथेसिस करने जाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस के बाद में सिंथेसिस सेंटेंस को बनाने जाते हैं, वहां पर भी हमारा एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, लेकिन वहां पे हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होता, वहां पे हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो भी 3 तरीके से होता है, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 तरीके से बनता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, तो कभी हम जब सिंथेसिस पढ़ाएंगे तो डिटेल से आपको इनके बारे में समझाएंगे भी। तो ये थे हमारे कुछ आपके एडवर्ब की शुरुआती कहानी कि जो एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब की परिभाषा क्या होती है, किस किस चीजों को क्वालिफाई कर सकता है, जिस शब्द के आगे लगा दो ये उसी की विशेषता बताने लगता है, सिर्फ इंटरजेक्शन को छोड़ करके। दूसरा हमने बताया कि एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के मेनली होते हैं, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब के भी काइंड होते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब के भी काइंड होते हैं, और वही इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो है रिलेटिव एडवर्ब कब बन जाते हैं? जब ये वाक्य के बीच में 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करने लगते हैं, तो वही रिलेटिव एडवर्ब, वही इंट्रोगेटिव एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब का काम करने लगते हैं। ठीक है, ध्यान बनाए रखना, यानी कि क्वेश्चन वर्ड सेम है, वही क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरुआत में प्रश्न पूछने का काम करें तो हमारे क्या होंगे? इंट्रोगेटिव एडवर्ब होंगे, और वही क्वेश्चन वर्ड अगर वाक्य के बीच में आ जाएं, सेम, अलग से नहीं होते कुछ भी, तो वो हमारे रिलेटिव एडवर्ब बन जाते हैं। बस इतनी कहानी है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों। ठीक है, इसके आगे जो वीडियो हम बनाएंगे वो किस पर होगी? पोजीशन पे होगी। पोजीशन से मतलब ये है कि रिलेटिव एडवर्ब सेंटेंस में कहां-कहां यूज होते हैं, कहां-कहां पे हमको सही तरीके से यूज करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।